अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ फ़रा इकरार एक और हेल्थ केयर एपिसोड के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ। और शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जनाब, नौजवानों में भी, इवन पैदा होने वाले बच्चों में भी मुझे अभी पता चला है। डॉक्टर शाहिद नदीम इस वक्त मेरे साथ हैं। माशाल्लाह उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग 4.7 मिलियन पर है। आप लोग उनको जानते होंगे, उनको सुनते होंगे। आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ भी बैठे, अपने देखने वालों के लिए भी उनसे हम जाने कि आखिर ये मर्ज़ है क्या, क्यों होता है, इससे कैसे बचा जाए और बढ़ क्यों रहा है। और आपको बताऊं कि ये डायबिटोलॉजिस्ट के तौर पर पिछले 25 साल से और डॉक्टर के तौर पर पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में आप इनके क्लिनिक में जा सकते हैं, बल्कि ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। आपने वक्त निकाला और आप स्पेशली लाहौर में मौजूद हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है बहुत। शुगर क्यों हो जाती है? देखिए, शुगर डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसका जो टेक्निकल नाम है, मुख्तलिफ टाइप्स की होती है। तो डिफरेंट टाइप्स की मुख्तलिफ कॉजेज़ होती हैं। जो मेन दो टाइप्स जो फेमस टाइप्स हैं, जो ब्रॉडली जो यूज़ होता है कि डायबिटीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं, तो 2 टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ का अगर जिक्र करता चलूँ फर्स्ट, तो ये वो डायबिटीज़ है जिसमें इंसान का जो लबलबा है, पैनक्रियाज है, उसमें जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इंसुलिन बनने का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और इंसान को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। अब ये क्यों होती है? डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ये बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, यानी जो आपका अपना इंसान का जो लबलबा होता है, उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं, उसके ख़िलाफ़ इंसान की अपनी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और इंसान को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। अब इसकी कॉजेज़ डिफरेंट कॉजेज़ हैं। एक तो जेनेटिक्स है, थोड़ा सा पार्ट इसमें जेनेटिक्स का है कि अगर ख़ानदान में आपकी डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो 10% चांस होता है कि इनको भी हो जाएगी, औलाद को भी। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि आप बॉडी के अंदर किसी वक्त भी ख़ास किस्म की कोई वायरल इन्फेक्शंस हुई, जिसमें एक रोटा वायरस है, कॉक्स वायरस है, इस तरह कई वायरसेस हैं, और जब वो बॉडी के अंदर आए तो उसके खिलाफ, मतलब उस वायरस के ख़िलाफ़ जो ऑटोइम्यून प्रोसेस चला, वो गलत तरीके से वो गाइड हो गया टुवर्ड्स बीटा सेल्स। तो हमला जो है बजाय उन वायरसेस पे होता, वो अटैक हो गया पैनक्रियास पे, और बीटा सेल तबाह हो गया और टाइप 1 डायबिटीज़ होगी। अब ये कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे आजकल जो नई रिसर्च आई वो कहती है कि ख़ास तौर पे वो माएँ जो बच्चों को मदर फीड नहीं करती या कम करती हैं, और जल्द ही लाइफ में 1-2 महीने के अंदर ही बच्चे को काऊ मिल्क या भैंस या गाय के दूध पे डाल देती हैं। तो एक रिसर्च है जिसमें कहा गया कि काऊ मिल्क में ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है, जो कि अगर बॉडी के अंदर जाए तो वो ऑटोइम्यून प्रोसेस जनरेट करती है, जो कि बीटा सेल के ख़िलाफ़ काम करता है। तो इससे भी टाइप 1 डायबिटीज़ का ख़तरा होता है। तो यूजुअली अगर हैं, इतना ज़रूरी है कि माएँ बच्चों को फीड कराएं कम से कम एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स। लेकिन करते हैं कि पहले 1-2 महीने कराया और बस हो जी दूध नहीं बन रहा या ये है जो भी है मामला, और वो फीडिंग जो है वो स्टॉप कर दी। अब रिप्लेसमेंट क्या हुई? या तो वो पाउडर वाले डब्बे पे, और ख़ास तौर पे जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें पाउडर मिल्क महंगा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, काऊ का मिल्क, भैंस का, गाय का दूध शुरू कर दिया बच्चे को। तो ये प्रोसेस, तो ये एक चीज़ बड़ा वो होती है। वायरल इन्फेक्शंस अगर कोई हो जाती हैं वो बड़ा वो होता है। तो ये इस तरह के डिफरेंट चीज़ें हैं, जो कि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि अगर बच्चा, ख़ासतौर पे नौजवान बच्चा या 8 साल, 9 साल, 10 साल पे कोई ख़ास किस्म का स्ट्रेस उसको चल रहा है बॉडी में, तो उसकी वजह से भी जो है ना ऑटोइम्यून प्रोसेस जो है वो जनरेट होता है, एक्टिव होता है, जो कि अगेंस्ट बीटा सेल्स काम करता है। स्ट्रेस वाले पॉइंट पे आने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी। अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं तो मिठाई छोड़ दें, मीठा खाना छोड़ दें, चीनी खाना छोड़ दें और चॉकलेट खाना छोड़ दें, ये कितना सच है? मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, पहली बात तो ये। मीठा का देखिए, मीठा जो नेचुरल मीठा है, जैसे फ्रूट में है, ठीक है ना, फ्रूट अल्लाह ताला ने बनाई इंसान के फ़ायदे के लिए, और जो उसका फाइबर है उसमें वाइटामिन्स होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें आपके कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके स्टमक को भी ठीक रखते हैं, आपकी बॉडी को भी हेल्दी करते हैं, और उसके साथ अल्लाह ताला ने एक बोनस के तौर पे थोड़ा सा मीठा ऐड कर दिया कि तुम ये
इनाम जायका भी ये अच्छा खाओ और होता है। बोनस के तौर पे तुम मीठा ले लो। तो अगर मीठा अगर इतना अनहेल्दी होता तो फ्रूट्स अल्लाह ताला बनाते ही ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो नहीं इंसान को एक किसी बीमारी में मुबतला करना। तो मीठा खाना, खासतौर पे फ्रूट खाना या कोई भी मीठा खाना, उससे आपको डायबिटीज़ नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने मिठाई चॉकलेट जो प्रोसेस फूड है उसे मैं मना करता हूँ। देखें, अगर एक चीज़ की ज़्यादती, देखें ज़्यादती किसी भी चीज़ की ख़तरनाक है। अगर आप किसी एक ख़ास चीज़ को एक उसकी जो है ना नॉर्मल या नेचुरल क्वांटिटी से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए डेंजरस है। ठीक है, तो म्याना रवि जो है, आप मॉडरेटली उसको मीठा थोड़ा सा लेते हैं, आपको पसंद। कई लोग ऐसे हैं जिनको शुरू से मीठा पसंद होता है, खाते हैं, डायबिटीज़ नहीं होती। जैसे मेरी अम्मी है, उनको हर खाने के बाद मीठा चाहिए, लेकिन वो क्वांटिटी इतनी खाते हैं, तो इतनी क्वांटिटी से क्वांटिटी भी कम रखें और नेचुरल मीठा खाएं। ठीक है, फ्रूट्स हैं आपके, वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ मीठा है, वो लें। ठीक है, अब उसी से आप चाट भी बना सकते हैं, फ्रूट से आप डिफरेंट जो है ना डिशेस बना सकते हैं जो मीठे की है। चावलों से खीर बना सकते हैं। ठीक है ना, उसमें बजाय आप जो है वो चीनी वाइट शुगर डालने के, आप उसको ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, गुड़ जो नेचुरली। मैं शक्कर की बात करने वाली थी, गुड़ और शक्कर, वो भी हेल्दी है। देखिए, वो एज कम्पेयर टू वाइट शुगर इट्स हेल्दी चीज़, लेकिन ये है कि डायबिटिक्स के लिए नहीं, जो शुगर के मरीज है उनके लिए नहीं, आम बंदे के लिए है, वो तो हेल्दी है। मतलब अब ये भी नहीं कि बातें सुन के आप बाउल भरें और खाना शुरू कर दें। एतदाल, ये एतदाल वाली बात जी जी, आ गई ना। मॉडरेटली आप यूज़ करें तो कोई ऐसी बात है। तो मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती। डायबिटीज़ जैसे अब टाइप 1 की मैंने आपको वजह, ये एक टाइप, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उसकी मुख्तलिफ रीजंस होती हैं, वजूहत होती हैं। पहले तो मैं चाहती हूँ देखने वालों के लिए आप टाइप 2 डायबिटीज को एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या होती है, उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर वो क्यों होती है। हम इस तरफ आते हैं। जैसे टाइप 1 मैंने आपको बताया कि वो यंग लोगों में होती है और उसमें जो है बीटा सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, इंसुलिन बनने का प्रोसेस बंद हो जाता है, तो इंसान को डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ डिफरेंट है, उसकी पैथोलॉजी डिफरेंट है। क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़ एडल्ट्स को होती है, ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों को होती है। कितनी एज से शुरू हो सकती है? देखिए, आजकल तो यंग एज में भी हो रही है, आजकल तो इवन बच्चों में भी हो रही है। जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल चल रहा है आजकल पिछले 5-10 सालों से, तो मेरे पास ज़्यादातर बच्चे भी ऐसे आ रहे हैं जो कि यंगस्टर्स, टीनेजर्स, उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है और डायबिटीज़ हो रही है। लेकिन वैसे अगर बात की जाए तो एडल्ट पॉपुलेशन अबव 30, अबव 35, 40 प्लस लोगों में जो है ना टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इसकी वजूहत जो है ना वो जेनेटिक्स में भी होती है। अगर आपके ख़ानदान में आपकी अम्मी या अब्बू या बहन भाइयों में या इमीडिएट दूसरे जो रिलेटिव्स हैं उनमें अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आप में रिस्क बढ़ जाएगा, ख़तरा बढ़ जाएगा कि आपको भी हो सकती है। होती नहीं, लेकिन आपको जेनेटिक्स में अगर मौरूसियत या पेरेंट्स में डायबिटीज़ है तो फिर ख़तरा इस बात का है कि चेक रखें और थोड़ा बचें, प्रिवेंशन करें, तो वो आपका ख़तरा बढ़ जाता है। होती भी है। फिर जब ख़तरा बढ़ता है और आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आते हैं तो डेफिनेटली फिर हो सकती है। एक तो ये जेनेटिक्स। दूसरी बड़ी वजह ये है हमारा जो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है अनहेल्दी डाइट। यानी लोगों का जो खाना पीना है वो प्रोसेस फूड पे ज़्यादा बेस करने लग गया, और जो नेचुरल डाइट है जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स, अनाज जो है वो उससे हट के लोग प्रोसेस फूड पे आ गए। हाँ, ये माएँ सुन लें जो बाजार से नगेट्स ला के बच्चों को फ्राई करके देती हैं। डीप फ्राई बहुत ख़तरनाक है। फास्ट फूड, डॉक्टर साहब, लंच बॉक्स में जुल्म की इंतहा के बच्चों का अगर आप देखें तो सारा प्रोसेस्ड फूड होता है, तो अब सुन लें कितना खतरनाक है। और ये बड़ी वजह एक जो है ना ये प्रोसेस फूड का इस्तेमाल है, अनहेल्दी खाने जिनको कहते हैं, और वो उसमें ज़्यादातर जो है वो जो सिंपल कार्ब्स यूज़ हो रहे थे, मीठा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही, एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे बड़ा वो आ, तो ये चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ होने का, तो होती भी है। ये एक चीज़। दूसरा है मोटापा, ओबेसिटी। आजकल ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई, क्योंकि बैठे तो रहते हैं आप, कोई हिलजुल नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है और सारा दिन वो क्या कहते हैं काउच पोटैटो बने रहते हैं। एग्जैक्टली। और यही वजह है उनके वेट गेन की। जब वो बैठे रहते हैं और फास्ट फूड खाते रहते हैं और साथ चलना फिरना, फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स तो ख़त्म ही हो गए ना, सब कुछ मोबाइल पे आ गया या लैपटॉप पे आ गया, तो उसकी वजह से उनको वेट गेन होता है। वेट गेन होने की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। बेसिक जो वजह है ना टाइप 2 डायबिटीज़ में, जो जैसे वहाँ पे टाइप 1 में जो था कि इंसुलिन बनती ही नहीं, यहाँ पे क्या है, इंसुलिन बन रही है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रही ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस।
जब और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस में जैसे मैंने फैक्टर बताया, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, जेनेटिक्स में भी वो चीज़ आ जाती है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी खाने हैं, उसके अलावा मोटापा सबसे बड़ा फैक्टर कि बच्चे भी मोटे हो रहे हैं, इंसान जो एडल्ट्स हैं वो उनको भी वेट गेन हो रहा है, ख़वातीन सब, और किसी को वेट चेक नहीं है। मतलब अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ थोड़ा सा तगोदर करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, कोई डाइट पे आना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अवेयरनेस भी नहीं है, और अगर है भी तो चंद एक महीना डाइट कर ली फिर कहते हैं थक गई जी, नहीं होती हमसे। और वो डाइट भी जिस तरीके से करते हैं वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अब पहले हम स्ट्रेस को डिस्कस कर लेते हैं। जी जी, स्ट्रेस भी एक फैक्टर, यानी मोटापे के बाद मैं उसी पे आना चाह रहा था कि स्ट्रेस इज बी वन ऑफ द मतलब थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज जो टाइप 2 डायबिटीज़ होने की, वो स्ट्रेस है। ख़ासतौर पे आजकल का जो माहौल है, इकोनॉमिक स्ट्रेसेस हैं, फैमिली स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, लाइफ पुरसुकून नहीं है, बंदे काम करते हैं, ऑफिस में एक बॉस का स्ट्रेस, वो सारा कुछ चल के जैसे ही घर आए तो घर का फैमिली स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, बेगम का स्ट्रेस, तो ये अच्छा बेड तक आते आते सोते सोते वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले चुका होता है इंसान सुबह से लेके शाम तक कि फिर रात को नींद ही नहीं आती। अच्छा, बैड स्लीपिंग हैबिट्स या कम टाइम के लिए सोना, नींद ना आना और नाइट स्लीप को पूरा, ये एक और फैक्टर हो गया टाइप 2 डायबिटीज़ होने का, ठीक है। स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस की वजह से आपकी नींद उड़ गई, सोचते रहे, वो एक और जो है ना रिस्क फैक्टर बना टाइप 2 डायबिटीज़ का, और फिर साथ ही नींद में कमी आ गई, तो ये भी एक और तो ये 2-3 रीज़न जो स्ट्रेस है और नींद की कमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब स्ट्रेस होता है तो इंसान को नींद नहीं आती, वो सारी रात सोचता रहता है, जब सोचता है तो इंसान के ब्रेन में ख़ास किस्म के हार्मोन्स होते हैं, जैसे एक स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। जब उस कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो वो क्या करता है, वो हर जगह पे इफेक्ट तो कर रहा होता है बुरे, लेकिन एक इफेक्ट वो पैनक्रियास पे भी करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, ठीक है, प्लस आपके जो लिवर से ग्लूकोज बना के फेंकता रहता है, आगे से इंसुलिन के खिलाफ इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, तो इंसुलिन जो बन रही होती है वो असर भी नहीं कर रही होती, और ये यहाँ से ग्लूकोज भी फेंक रहा होता है, क्या होता है कि शुगर लेवल बढ़ जाता है, बंदे को टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डॉक्टर साहब, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ हमने बता दी, इससे बचना कैसे और इसका इलाज क्या कुदरती तौर पर हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस करके या कुछ और करके? देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है अगर वो हो गई है फुली, तो इससे आप जो है ना इसको टोटली ठीक नहीं कर सकते, फिर आप इसको मैनेज करना पड़ता है। हाँ, कई लोग ऐसे, मेरे कई पेशेंट्स ऐसे हैं कि उनका हमने जो HbA1c लेवल है या जो उनका फास्टिंग लेवल है या रैंडम लेवल है उसको नॉर्मल तक रिड्यूस कर लिया, रिवर्स कर दिया उनके लेवल्स को, ठीक है, फिर लेवल्स पे रिड्यूस करके थोड़ी बहुत मेडिकेशन प्रॉपर डोज में, ठीक है, वो देकर और लाइफस्टाइल पे ला के बैलेंस डाइट दे के और साथ एक ख़ास किस्म की वॉक और एक्सरसाइज की जो है एडवाइस करके, तो कई मेरे पेशेंट्स हैं लाखों की तादाद में जो एक माइनर सी एक समझे एक टैबलेट के साथ और बैलेंस डाइट के साथ एक ख़ास किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी रोज़ाना की बेसिस पे करते हैं, मल्टीपल मेडिकेशन से बचे हुए, बड़ी अच्छे तरीके से जो है डायबिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो 100% क्योर हो जाती है, और एक दफ़ा आपने जैसे नहीं कोरोना कोविड आया, ठीक है ना जी, ट्रीटमेंट ली, स्टीरॉयड लिए, सारा कुछ लिया, महीना गुजरा, 1.5 महीना पेशेंट ठीक, रिलीफ, पूरा रिकवर हो गया, ऐसी चीज़ डायबिटीज़ के साथ नहीं। कुछ टाइप्स की डायबिटीज़ हैं, जैसे प्री डायबिटीज़ है जो ख़वातीन में होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ वो है, तो ये 2 डायबिटीज़ ऐसी किस्में हैं, या कुछ किस्में मूडी एक मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ और दंग, ये ख़ास किस्म की डायबिटीज़ है जो कि थोड़ी यंग एज में होती है और जिसमें जेनेटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनमें मूडी की एक ख़ास किस्म की सब टाइप्स है जो कि रिवर्स हो जाती है। अच्छा, प्री डायबिटीज़ की तरह, और जो उसके गेस्टेशन डायबिटीज़ है 100% रिवर्स होती है, बंदा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन बाकी जो टाइप 2 डायबिटीज़, वाकई जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, वो फिर आप 100% क्योर नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, वसीम अकरम मेरे बड़े फेवरेट हैं और हम बचपन से देखते आए हैं कि वो शुगर पेशेंट हैं, उन्होंने अभी तक भी उसको बड़ा मेंटेन किया। वो कौन से टाइप की शुगर होगी, उन्होंने कैसे मेंटेन किया? उनको टाइप 1 डायबिटीज़ थी। ठीक। और मैं देखिए, मेडिकल प्रैक्टिस में एक प्राइवेसी एक चीज़ होती है, मैं ज़्यादा डिटेल में उनके बारे में, उनकी बीमारी के बारे में बताना लोगों के लिए बताना चाह रही हूँ। देखिए, वो स्पोर्ट्समैन है, वो एक्टिव भी हैं, वो सब भी करते हैं, मैनेज कैसे करना है, तो बड़ी अच्छी मिसाल। देखिए, उन्होंने वो टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन के साथ उन्होंने मैनेज किया, लेकिन इंसुलिन की मैं बहुत कम, उनका जो ज़्यादातर जो उन्होंने इंसुलिन के साथ जो मैनेज किया अपनी डायबिटीज़ को, वो फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट ली। खिलाड़ी तो हैं ही, एक्सरसाइज तो ज़ाहिर है उनकी समझे एक प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा है, ठीक है ना, तो एक्सरसाइज, खेल, और साथ में मेरे ख्याल स्ट्रेस वो नहीं लेते किसी बात का भी स्ट्रेस, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हाँ जी, स्ट्रेस वो,
तो बग़ैर स्ट्रेस के लाइफ गुजारी, खुश रहे, हाँ, हंसते मुस्कुराते रहे, फिज़िकली एक्टिव रहे, प्रॉपर दवाई प्रॉपर डोज में लेते रहे, और अभी तक बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो आजकल तो उनको देख के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो कि उम्र से बहुत छोटे हैं, तो उनको देख के वो रश कर रहे होते हैं कि ये हमारा हीरो है। और फिर वो एक ऐड भी आता था जिसमें वो कहते हैं आप थकते क्यों नहीं, तो वो कहते हैं क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता। तो वही लोगों के लिए जी बिल्कुल, मतलब सिगरेट पीना भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया प्रोसेस फूड है, तो इसी तरह स्मोकिंग भी इज़ अनहेल्दी फूड, या कह लें है ना, जो कि इंसान ले रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि स्टिक टू नेचुरल लाइफ, ठीक है। इंसान जितना ऑर्गेनिक लाइफ में, नेचुरल डाइट में आएगा और नेचुरल लाइफस्टाइल पे आएगा, ऐसे खाना खाएगा जो नेचर से ज़्यादा करीब हैं, जैसे होल ग्रेन है, ओट्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करेगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेगा, अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखेगा, अपने वज़न को कंट्रोल में रखेगा, तो इनको डायबिटीज़ चाहे हो भी गई है कंट्रोल में रहेगी, कुछ नहीं कहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग बहुत पराठे खाते हैं, जो बिरयानी चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसालों वाले खाने बहुत खाते हैं तो वो नमकीन खाने, लेकिन क्या ये शुगर की तरफ ले जाते हैं? देखिए, ये जो खाने आपने बताए ना, मुरक्कन खाने, स्पाइसी फूड्स, इनके साथ ये होता है कि इन पे जो मसाले डाले जाते हैं ना, तो इंसान ना एक तरह का, मैं तो इनको कहता हूँ कि इनमें जो मसाले हैं या जो इनमें जो टेस्ट डाला गया है, ये बेसिकली इंसान के अंदर एक नशा डाल देते हैं। अच्छा। कैसे कि जब वो खाने बैठता है ना तो रुकता नहीं, ठीक है ना, टेस्ट है ना, तो वो बस वो ये नहीं देख रहा कि मैंने 1 प्लेट खानी है या मैंने 1.5 प्लेट खानी है, वो खाता रहेगा। ओवर ईटिंग, ये जो चीज़ आपने मेंशन की ना, मसाले और स्पाइसी और ऑयली खाने, ये क्या बंदे को करते हैं, ये है नेचुरल, मतलब कि इसमें कोई आने आदि नहीं है, कोई प्रोसेस फूड नहीं है, आपने खाना घर में बनाया हुआ है, चावल बिरयानी बनाई हुई है, मसाले तेज़ डाले हुए घर के ही हैं, लेकिन क्या इसमें एक जादू क्या डाला हुआ है आपने मसालों का, टेस्ट का। अब जब टेस्ट का जादू डालते हैं तो इंसान का हाथ रुकता नहीं, कंट्रोल नहीं है। एक मैं हदीस आपको सुनाता सुनूं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो एक पोर्शन भूख रख के छोड़ देते थे खाना, ठीक है, तो ये सुन्नत है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। अब ओवर ईटिंग से क्या होगा, ज़ाहिर है कैलोरीज तो गई है ना, बेशक नेचुरली गई हैं कैलोरी, वो स्टोर होंगी फैट की फॉर्म में, वज़न बढ़ेगा, जब वज़न बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, डायबिटीज़। तो ये चीज़ है कि अगर आप स्पाइसेस डालें तो कम से कम अगर आपको मज़ेदार खाना खा रहे हैं तो इंसान को चाहिए कि थोड़ा सा भूख रख के खाना रोक दे, बिल्कुल ठीक है, ताकि ओवर ईटिंग ना हो। वो जो हमारा दीन हमें सिखाता है वो मेडिकल साइंस भी कह रही है और काफ़ी सालों, कितने हज़ार सालों पुरानी बात, और अब उसको मेडिकल साइंस उसकी तायद कर रही है। तो अगर हम भूख छोड़ के खाना खाएंगे तो फिर मज़ेदार खाने खाएं, चावल भी खाएं, बिरयानी भी खाएं, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं। आजकल ना एक डाइट बड़ी पॉपुलर है जो फास्टिंग से रिलेटेड है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो हमारे इतने खूबसूरत माह रमज़ान में तो हम पूरा महीना रोज़े रखेंगे, फास्टिंग करेंगे। जो शुगर पेशेंट्स हैं टाइप 1 टाइप 2, वो क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं और किस तरह से अपने रोज़े को खुश उसलूबी से मुकम्मल करें? देखिए, जहाँ तक टाइप 1 का ताल्लुक है तो मैं अक्सर चैनल्स पे भी ये बात कर चुका हूँ, वीडियोस में भी, कि टाइप 1 डायबिटीज़ वाले जो होते हैं वो इंसुलिन पे होते हैं, तो उनके लिए रोज़ा रखना रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। वजह उसकी ये है कि इंसुलिन जो है, अगर इंसान ले रहा है तो इंसुलिन लगाने के 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है, शुगर लेवल्स लो हो जाते हैं, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। अगर हाइपोग्लाइसीमिया प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट ना किया जाए, उस वक्त कोई मीठा ना खाया जाए या लेवल को नॉर्मल ना किया जाए किसी भी तरीके से, तो इट विल लीड इनटू कोमा, ठीक है, एंड देन डेथ। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, जिसकी वजह से हम रिकमेंड नहीं करते कि टाइप 1 डायबिटिक्स जो हैं वो रोज़ा रखें। हाँ, अगर वो रोज़ा रखेंगे और इंसुलिन नहीं लगाएंगे, अब मतलब एक आगे कहते हैं जी पेशेंट के, ठीक है जी हम टाइप 1 डायबिटिक हैं, आप कहते हैं जी इंसुलिन पे हैं, अब हम रोज़ा रखने से हाइपोग्लाइसीमिया, तो हम लगाते ही नहीं है। वो कहते हैं जी हम इंसुलिन लगाते ही नहीं है, शहरी में हम इंसुलिन लगाते ही नहीं है, हम वैसे रोज़ा रख लें। अब क्या होगा, क्या अब क्योंकि इंसुलिन तो बन नहीं रही, ठीक, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है इंसुलिन की बॉडी में। तो अगर आप सहरी करके रोज़ा रखेंगे और इंसुलिन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर लेवल बढ़ेगा, ठीक है। जब शुगर लेवल बढ़ेगा और इवन 300 प्लस चला जाता है तो उसके अंदर फिर आपके अंदर बॉडी में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ऐसे प्रोसेस जनरेट करते हैं जो आपके
आपको वेट रिड्यूस भी करते हैं, आपका मसल मास रिड्यूस करते हैं, आपकी किडनी को भी जो है इफ़ेक्ट करते हैं, आपको हार्ट को भी इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी आइज़ को भी। यानी हाई लेवल ऑफ शुगर जो है ना वो हर बॉडी में हर जगह जाएगा और हर ऑर्गन को मुतासर करेगा। फिर कुछ ही अरसे बाद में आपको कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। हो सकता है कि आपको हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से कोमा हो जाए, ये भी इसका भी रिस्क बढ़े। तो टाइप 1 को हम जो हैं वो नहीं रिकमेंड करते कि रोज़ा रखें। टाइप 1 के लिए रोज़ा इट्स नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ कंडीशंस हैं। ऐसे टाइप 2 डायबिटिक्स जिनकी शुगर कंट्रोल है, वो अपने मौलिज के मशवरे से रमज़ान शुरू होने से 1-2 दिन पहले जाते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, उनके जो डायबिटोलॉजिस्ट है पूछते हैं जी दवाइयों को रीअरेंज कर दें, हमें डाइट का बता दें, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, सहरी में क्या खाएं, और हमें बताएं कि हमने इन दवाइयों में जो हम ले रहे हैं उनमें कौन सी दवाई जो शुगर लेवल लो करती है, उनकी डोज में आप हमें चेंज कर दें। अगर डॉक्टर एडवाइस के साथ आप रोज़ा रखते हैं और आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, वेल कंट्रोल्ड है, सिर्फ दवाइयों में चेंज की ज़रूरत है, वो करवा के आप रोज़ा रख सकते हैं। मेरे कई पेशेंट रखते हैं और बड़े एहतमाम से रखते हैं। उनका शुगर पहले भी कंट्रोल होता है और रमज़ान के बाद भी कंट्रोल होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। ऐसे कई मेरे अक्सर पेशेंट्स हैं जो कि मेरी एडवाइस के साथ आते हैं क्लिनिक, डोज में चेंज करवाई, थोड़ी सी डाइट के बारे में एडवाइस ली और रोज़ा रखा, बड़ा हो जाता। लेकिन कुछ ऐसे टाइप 2 डायबिटिक भी हैं जिनके लिए हम रिकमेंड नहीं करते कि आप रोज़ा रखें। मसलन वो डायबिटिक्स जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, 2-4 माह से डॉक्टर्स दे रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, डाइट भी, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रही, ठीक है, तो उनके लिए रिकमेंड नहीं है। क्योंकि उनके लिए रिकमेंडेशन पहले ये है कि पहले आप अपनी शुगर कंट्रोल करें, फिर रमज़ान के रोज़े रखें। अगर नहीं कंट्रोल तो नहीं रखते। अच्छा, ऐसे पेशेंट टाइप 2 डायबिटिक्स जो कि ऐसी अद्वियात में हैं जो कि शुगर लेवल लो करती हैं, इनमें एक दवा है जिसको सल्फोनाइल यूरियास कहते हैं। सल्फोनाइल यूरियास पे भी टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं अक्सर। कुछ ऐसे टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं जो इंसुलिन पे होते हैं, वो भी शुगर लो करती है। तो ऐसे टाइप 2 डायबिटिक्स जो कि इंसुलिन पे हैं या सल्फोनाइल यूरियास पे हैं और ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि शुगर लेवल बहुत तेज़ी से डाउन करती हैं, तो उनको भी जो है वो नहीं रखना चाहिए रोज़ा। और अगर रखें भी तो अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से बड़ी क्लोज मुशावरत के साथ डेली बेसिस में बल्कि वीकली बेसिस पे अपनी लेवल शेयर करके, जी अब ये लेवल है मैं, और डोज में एडजस्टमेंट करा के, इंसुलिन की डोज में भी और ओरल मेडिकेशंस की डोज में भी एडजस्टमेंट करा के फिर वो रखते हैं, अदरवाइज़ वो ना रखें। एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं लेकिन उनको पेचीदगियाँ हुई हुई हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे किडनी की क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है जी, वो नहीं रोज़ा रख सकते। किडनीज डैमेज हैं, वो अगर फास्टिंग में रहेंगे तो शुगर भी अप एंड डाउन होगा, जो किडनी को मज़ीद डैमेज करेगा। डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी होगी, पानी तो नहीं पीना ना रोज़े में, तो डिहाइड्रेशन होगी, किडनीज डैमेज होंगी मज़ीद, और फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ उनकी मज़ीद वर्स हो जाएगी, तो उनके लिए भी मना। इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, वो भी अगर ज़्यादा सीवियर किस्म का है तो फिर आप रोज़ा ना ही रखें। तो बेहतर कुछ दवाइयाँ उनको लेनी पड़ती हैं दिन में औकात में, जो कि अगर रोज़े में होंगे तो वो नहीं ले पाएंगे, तो वो रोज़ा नहीं रख सकते। तो किसी भी जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ हैं, डायबिटिक फुट हैं, किसी का पाँव की इन्फेक्शन हुई है, उनको इंसुलिन लेनी पड़ रही है, उनको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ रही हैं, फीवर है, कुछ एक्यूट इन्फेक्शन बॉडी में हुई है, डायबिटिक हैं, तो वो रोज़ा ना रखें। हाँ, इन्फेक्शन ओवर हो जाती है, आप ठीक हो जाते हैं, तो फिर आप रोज़ा रख सकते हैं। जो हेल्दी लोग हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद भी रखे, रोज़े में बड़ी बदएहतियाती करते हैं। हम लोग सारी मुरगन ग़िज़ाएँ इफ़्तार के वक्त पे दस्तरखान पे सजा लेते हैं, पकौड़े, समोसे, लाल शरबत मेरा बड़ा फेवरेट है, लेकिन हम वो गट्टागट पी भी जाते हैं, फिर साथ दूध, रूह अफ़ज़ा टाइप चीज़ें भी होती हैं। वो उसमें क्या एहतियात करनी चाहिए उन लोगों के लिए कि ताकि बच सकें इन तमाम अमराज से? ये बड़ी अच्छी बात आपने की। इफ्तारी के वक्त जो है ना सिर्फ वो लाल शरबत, मुख्तलिफ़ किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स भी पड़ी होती हैं, फिर जनाब दूध सोडा में भी आपने चीनी मिलाई होती है, फिर आप वो मिल्क शेक्स पड़े होते हैं। तो यानी आप देखें कि ये एक इफ्तार है और उसमें कितनी ज़्यादा किस्म के जो मशरूबात मौजूद हैं। और अगर आप डायबिटिक हैं या आप शुगर के मरीज़ हैं तो वो सब पीते हैं, नहीं एहतियात करते, तो इससे उनका शुगर लेवल जो हाई हो जाता है। तो मैं मशवरा ये दूंगा हमारे डायबिटिक पेशेंट जो रोज़ा रख रहे हैं, तो आप जो है ना पानी, अगर आपने अपनी हाइड्रेशन के लिए कुछ लेना है तो सादा पानी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ मशरूब लूँ तो आप नींबू पानी लें। और नींबू पानी किस तरीके से, एक गिलास पानी में या एक जग पानी में आप नींबू निचोड़ें, 2-3 नींबू जितना आपका टेस्ट है उसके साथ आप नींबू पानी बनाएं, सिर्फ नींबू डालें, उसमें पानी डालें, कोई नमक, कोई चीनी, कोई काला नमक या कोई और इंग्रेडिएंट ना डालें, ठीक है। इससे रोज़ा इफ्तार करें, इससे आपको विटामिन सी भी मिलेगा,
आपको पानी के सारे मिनरल्स मिलेंगे, आपकी हाइड्रेशन भी बेहतर होगी और आपके शुगर लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और खजूर तो आपने बताया नेचुरल शुगर, देखिए इसका क्या करें? नहीं, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल। देखिए खजूर है तो नेचुरल शुगर, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स जो कि कंट्रोल डायबिटीज़ के साथ हैं और उनको कोई हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर लेवल हाई नहीं उनका हो रहा, तो वो 1 या 2 खजूर एट द टाइम ऑफ इफ्तार ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। भर के बाउल नहीं खा रहे और बहुत सारी खजूरें पड़ी हैं, सबके लिए पड़ी हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सारा आधा बाउल ही मैं खा जाऊँ, ऐसा नहीं करना। आपने 1 या 2 खजूर ले सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब आपकी शुगर लेवल आपने जब ज़्यादा, क्योंकि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है ना, शुगर पेशेंट को मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आप रोज़े रख रहे हैं तो आप कम से कम 4 दफ़ा शुगर लेवल ग्लूकोमीटर से लाजमी चेक करें। एक सहरी के वक्त, सहरी से पहले, एक सहरी के 2 घंटे बाद, फिर बीच में 12 बजे के करीब जब चांस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया होता है उस वक्त चेक करें, फिर अफ्तारी से घंटा आधा घंटा पहले करें, ठीक है, और फिर अफ्तारी के 2 घंटे बाद करें। अब जब अफ्तारी से आपने आधा घंटा पहले शुगर लेवल चेक किया हुआ है, मॉनिटर कर रहे हैं, आपको पता है कि यार मेरा लेवल थोड़ा लोअर साइड पे 100 है, 90 है, 70 है, 80 है, 85 है, तो लोअर साइड पे तो आप 2 की बजाय 3 खा सकते हैं। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल 120 प्लस है, 130 प्लस है, थोड़ा हायर साइड पे है, 140 प्लस है, तो फिर आप 1 खाएं बस, जो अफ्तारी की सुन्नत है, सुन्नत पूरी करें और दिन नियत करें कि सुन्नत के लिए मैं खा रहा हूँ, तो फिर अल्लाह ताला आपके लेवल्स भी हाई नहीं करेगा, ठीक है। हाँ जी, कुछ नहीं है, शुगर नहीं है, वो ये सब खा लें। अच्छा, अब ये एक बड़ा वो एक कॉम्प्लेक्स आपका क्वेश्चन है। देखिए जिनको डायबिटीज़ नहीं है, तो देखिए जो मशरूबात है, जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं, ठीक है, जिनमें चीनी भी मिक्स हुई हुई है, जिनमें जो है वो बाकी कोल्ड ड्रिंक्स और वो सारी अनहेल्दी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो नहीं, वो उनके लिए भी अनहेल्दी है, ठीक है। हाँ, अगर आप फ्रूट्स के चंक, मतलब उनको ना छोटे छोटे पीसीज में करके उनका चंक बना, जूस ना निकालें, जूस इज़ अनहेल्दी। फ्रूट अगर आपने खाना है तो एज अ होल फ्रूट लें, प्रॉपर उसके फाइबर के साथ। कभी मेरे साथ भी हुआ है कि बीच में ना एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो गया स्ट्रेस की वजह से, तो फिर मेरे हाथ पांव भी कभी ठंडे हो जाते हैं, कभी चींटियाँ लगना, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो ये कंप्लेन भी करते हैं। तो ये हाई ब्लड प्रेशर या बहुत लो ब्लड प्रेशर, हाथों में चींटियाँ चुभना, चलना, और ये सब क्या है? देखिए ब्लड प्रेशर भी डायबिटिक पेशेंट्स को होता है, ठीक है। अक्सर को कुछ डायबिटीज़ होने से पहले ब्लड प्रेशर के वो पेशेंट होते हैं और उसके बाद उनको डायबिटीज़ हो जाती है, और कुछ ऐसे हमारे डायबिटिक पेशेंट जिनको डायबिटीज़ होने के बाद हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन के उसकी बीमारी हो जाती है। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर हाई या लो होने से जो ज़्यादा इफेक्ट आता है ना, वो बेसिकली तो सिम्टम नहीं होता। ब्लड प्रेशर हाई भी है तो इंसान को नहीं पता चलता कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई। हाँ, कुछ लोग महसूस कर लेते हैं जिनकी थोड़ी सेंसरी सिस्टम ज़रा स्ट्रांग होता है, वो कहते हैं जी मुझे महसूस हो जाता है कि मेरी गर्दन पे पेन शुरू हो जाता है, हेडेक, कनपट्टियाँ दुखने लगती हैं, या सेंसेशन, या मुझे हेडेक हल्का सा हो जाता है, या मेरी आंखों के आगे वजन हो जाता है। तो कुछ ऐसे माइनर से सिम्टम्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से या लो होने की वजह से इंसान महसूस कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट 65-75% लोगों को महसूस ही नहीं होता कि उनका बीपी है। तो जहाँ तक ये दूसरी बात की कि हाथों पाँव में सुइयां चुभना, चींटियां चलना, रेंगना अजीब सा सिम्टम है। अच्छा। और बड़ा परेशान होता है पेशेंट के लिए। ये होता है डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा। जो डायबिटिक पेशेंट्स जिनका शुगर लेवल पिछले कई अरसे से कंट्रोल नहीं चल रहा होता, तो एक खास किस्म की कॉम्प्लिकेशन होती है जो डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल। वो है डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी या न्यूरोपैथी के नाम से। अच्छा। ये जो न्यूरोपैथी होती है ये बेसिकली उन डायबिटिक पेशेंट्स में होती है जो कि अपने शुगर का ख्याल नहीं रखती, कंट्रोल नहीं रखती, और काफ़ी अरसे तक उनकी शुगर लेवल जो अनकंट्रोल चलती रहती। होता क्या है कि इससे फिर जो बॉडी की जो नर्व्स हैं, नर्व्स जिनको हम उर्दू में नसें कहते हैं, ब्रेन से लेके, ब्रेन से मैसेज लेके और पाँव तक जाती हैं, मुख्तलिफ मसल्स को हर बॉडी मैसेज दे रही है। वो नर्व्स जो है ना वीक हो जाती हैं। उनमें जो है वो उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको नहीं मिलती। उनकी जो ब्लड सप्लाई होती है, अब जो नर्व की ब्लड सप्लाई होती है वो बड़ी स्मॉल वेसल्स होती हैं, बड़ी स्मॉल माइनर सी वेसल्स होती हैं। अब क्योंकि जो डायबिटीज अनकंट्रोल होती है तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी ब्लड वेसल्स पे। अच्छा। खून की शरियानों पे, बड़ी शरियानों पे भी और छोटी खून की शरियानों पे भी। वो उनको थिक कर देती है, उनकी इलास्टिसिटी को कम कर देती है, उनमें ब्लड फ्लो को कम कर देती है। जब ब्लड फ्लो कम होगा या ब्लड फ्लो जाएगा ही नहीं इन नर्व्स को, तो क्या होगा, नर्व्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी और नर्व्स क्या होती हैं, स्टार्ट डेड, मरना शुरू हो जाती है। जब ये नसें और ये जो नर्व्स हैं, जब ये इनकी डेथ शुरू हो जाती है
तो एक ख़ास अमाउंट में जब नर्व टिश्यू डैमेज हो जाता है, डेड हो जाता है, तो फिर जो है वो सुनपन आना शुरू हो जाता है। यानी नर्वस सिस्टम आपका मुतासिर हो रहा है, मुतासर होना शुरू हो जाता है, जिसको हम न्यूरोपैथी का नाम देते हैं। बिल्कुल ठीक इसमें है। स्टार्ट में सिम्टम्स आती हैं, चोटियां रेंगना, जिस जी, तरह जी, का, जी, जी, जी। जलन होना, हाथ पाँव ठंडे भी होना, ठंडे भी हो जाते हैं। बाज पेशेंट हमारे कहते हैं कि यार हम सर्दियों में भी अगर हम रज़ाई में या लिहाफ में पाँव रखते हैं तो हमें नहीं सुकून आता, हम जब तक पाँव रज़ाई से बाहर न रख दें, खुद रज़ाई में और पाँव बाहर, तो ये चीज़ सिम्टम्स ही आते हैं। फिर कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जी सारी रात जो है वो हमें नींद ही नहीं आती, तो वजह पूछी जाती, कहते हैं जी हमारी टांगों में, हमारे पाँव में इस कदर बेचैनी होती है, इस कदर रेस्टलेसनेस होती है कि हम रात को सो नहीं सकते, पाँव आपस में रगड़ते रहते हैं। ये भी इट्स वन ऑफ द फैक्टर की न्यूरोपैथी। इसमें एक दो चीजें और भी हैं बीमारी में ऐसा होता है, जैसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, लेकिन मैं बात हम क्योंकि शुगर के हवाले से करें तो डायबिटिक न्यूरोपैथी का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम ये भी है। और आप यकीन करें, पेशेंट हमारे पास आते हैं मेरे क्लिनिक पे, रो रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब नींद ही नहीं आ रही, हमें महीना हो गया, हम सोई तक नहीं है, तो पता चला क्या, वो इस न्यूरोपैथी के सिम्टम्स की वजह से। पाँव में जलन इस कदर शदीद है, रेस्टलेसनेस इस कदर शदीद है कि सारी रात पेशेंट जो है वो टांगे मलता रहता है, पाँव मलता रहता है, कभी किसको उठा के मसाज करता है, कभी खुद मसाज कर रहा होता है, चल रहा होता है बेड पे, लेकिन सोता नहीं। तो ये बहुत तो वो तकलीफ खवातीन और मर्द जब आके रोते हैं तो बड़ा तरस आता है कि यार ये कितना अजीबोगरीब सिम्टम है, और क्या वजह है इसकी, न्यूरोपैथी। और न्यूरोपैथी की वजह क्या है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, बिल्कुल जो कि आपकी खून की शरीयानों को इस कदर तंग कर देता है कि जो नर्व्स की ब्लड सप्लाई है वो मुतासिर हो जाती है और नर्व स्टार्ट्स डैमेजिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर आंखों की नर्व्स भी मुतासिर होती हैं, कोई आंखें कमजोर हो जाना, उस पे बोझ आना, ये भी हो सकता है? एग्जैक्टली जैसे कि मैंने आपको डायबिटीज का बताया कि तकरीबन हर ऑर्गन मुतासिर करती है अनकंट्रोल्ड शुगर, तो जो आंखों पे उसका इफेक्ट होता है डायबिटीज की वजह से, कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। अच्छा, ये पर्दे में खास किस्म का इफेक्ट होता है जो होता है ब्लड सप्लाई से ही, ठीक है, इसके पीछे भी डायबिटीज जो आपकी जो खून की शरीयानें हैं, बिल्कुल ठीक, जिस कदर डैमेज करता है और जिस कदर वीक करता है, उसकी वजह से जो है रेटिना, जिस पर्दे पे हमारी जो हम देखते हैं और जो तस्वीर और इमेज बन रहा है, जस्ट लाइक कैमरा, ठीक है ना, तो वो जो इमेज बन रहा है हमारे पर्दे पे, उसको जो है ना, वो जो रेटिना है, जो पर्दा है आंख का, वो डैमेज होना शुरू होता है, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई चाहिए। बिल्कुल। तो जब ब्लड सप्लाई उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी, और जब मिलेगी और उसकी ब्लड सप्लाई इस कदर वीक जो उसकी वो होंगी शरियानें, जो कि फट जाती हैं, बाज़-औक़ात इतनी ज़्यादा जो है वो ब्लड वेसल्स रेटिना की डैमेज हो जाती हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से, कि शरियानें फट जाती हैं, वहाँ पे फिर क्लॉट्स या जो खून के स्पॉट्स हैं वो रेटिना पे आ जाती हैं, जो कि फिर आंखों की बिनाई को मुतासर करता है, और आहिस्ता आहिस्ता धुंधलापन आता है, फिर धुंधलापन फिर बहुत ज़्यादा सिवियर होके तो अंधापन भी आ जाता है। ब्लाइंडनेस की दुनिया में जो मेन कॉज है अंधेपन की जो है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या डायबिटिक रेटिनोपैथी। अभी कितना लीथल है, मैं तो ये सोच रही हूँ, तो फौरन जो मेरी लाइफस्टाइल थोड़ा सा अगर ख़राब है तो उसको मैं चेंज करूँगी। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा हमारा अलमिया, अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, एक तो आपके जैसे एक्सपर्ट्स हैं और बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो पढ़ लिख के और प्रॉपर एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैमरे पे आते हैं और कुछ भी बता देते हैं और लोग उनको सुनते भी हैं। तो ये जो क्वैक्स हैं, इनसे कैसे बचा जाए और पता कैसे चले, और कितना ख़तरनाक है ये? देखिए, हाँ, अब देखिए, मैं आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन रेज किया। मैं भी कभी कभी, क्योंकि मेरे पास टाइम तो इतना है नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे इतना टाइम लगा सकूं, लेकिन आप क्योंकि आपकी फील्ड है, आपको तो पता चलता रहता है, मुझे भी थोड़ा बहुत इसका एहसास है कि जो है ना, इस कदर अनहेल्दी स्टेटमेंट्स खासतौर पे डायबिटीज़ के बारे में, ये जो क्वैक्स टाइप जो कम्युनिटी है वो सोशल मीडिया के थ्रू इस कदर जो है वो गलत किस्म का मवाद और गलत किस्म की इंफॉर्मेशन लोगों तक फैला रही है। तो मैं बाज़ औक़ात अपने दोस्तों से बात करता हूँ, डॉक्टर्स कोलीग मेरे होते हैं, तो कभी बात कर रहे होते हैं वैसे ही चाय की कप पे, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि देखें, जितना मॉडर्नाइजेशन हो रही है, हेल्थ में रिसर्च हो रही है, नई से नई मेडिकेशन आ रही है, नई से नई जो है टेक्निक आ रही है बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, मेडिकल साइंस में तरक्की करी है, पूरी दुनिया की हर फील्ड में तरक्की हो रही है, इसी तरह मेडिकल साइंस में तरक्की हो रही है। तो दोस्त यार और रिलेटिव जो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब फिर तो आइंदा चंद सालों में या 10 साल बाद तो बड़ा इम्प्रूव आ जाएगा, इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इस डायबिटीज की ट्रीटमेंट, मैं कहता हूँ आ तो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो। मैंने कहा, कहते क्या मतलब? मैंने कहा ये जो क्वैकरी स्टेटमेंट्स हैं, ये जो क्वैक्स हैं, वो इस कदर
गलत किस्म की इंफॉर्मेशन लोगों को जहन में डाल रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से, हालांकि वो खुद ना डॉक्टर हैं, ना उनका कोई मेडिकल इंफॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, ना उनका एक्सपीरियंस है। और अगर आप पता भी करना चाहें ऐसे किस्म के लोगों को तो आप उनकी बैकग्राउंड में जाएं। लोग कहते हैं कैसे बैकग्राउंड में जाएं जी, कैसे पता करें उनका। देखिए, आप अगर अपनी बेटी का रिश्ता अगर आता है आपके घर में, लड़का आता है रिश्ता लेने के लिए, तो आप तहकीक तो करते हैं ना कि भाई कहाँ आपका ऑफिस किधर है, आप उसके ऑफिस जाके जरा पता करते हैं कि लड़का कैसा है। अगर आपकी फैमिली से नहीं है, ठीक है ना, उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसकी एजुकेशन ग्राउंड चेक करते हैं, उसका ऑफिस चेक करते हैं, उसकी जहाँ वो रहता है उसमें लोगों से पता करते हैं ना जहाँ पर अपनी बेटी का मुस्तकबिल। तो अगर आपकी हेल्थ जो है किसी ऐसे बंदे के हाथ में है और उसका बैकग्राउंड ही आपको पता नहीं, आप चेक करें वो बंदा कौन है, उसकी मेडिकल क्वालिफिकेशन है भी कि नहीं है, वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है, उसके कोई मेडिकल नॉलेज है, फिर उसकी बात पे आप मतलब उसको कोई वेट दें। आप सिर्फ सुन के ना करें, आप सिर्फ ये कि उसकी रील्स देख के या शॉर्ट्स देख के या उसकी वीडियो देख के आप ना करें। उसको देखें कि उसका क्या एक्सपीरियंस है, जो बात कर रहा है क्या उस फील्ड का माहिर है, क्या उसने कभी वो पढ़ा भी है। उन लोगों की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ना करें। हाँ, ये वाकई ये, और मैं कहता हूँ लोगों को कि इस किस्म की फेक स्टेटमेंट्स जो चल रही हैं आजकल, तो मैं देख रहा हूँ कि डायबिटीज का जो स्टेटस है अगले चंद सालों में वो खराब हो रहा है, ज्यादा हो गई है ना, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कर तो रहे हैं, हम जैसे लोग मेहनत तो कर रहे हैं इसको कम करने की, लेकिन जो क्वैक्स हैं या जो जिनका इस फील्ड से ताल्लुक नहीं है, वो अपने मादी मुफाद के लिए जो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस किस्म का इलाज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सोसाइटी में, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की, और डायबिटीज बजाते खुद इतनी ज्यादा फैलने वाली है आने सालों में, क्या आपकी सोच है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे हैं, क्यों? मैंने कहा इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये अलमिया है कि जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं या गलत बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है वो ये कि अपनी दवाओं को बेचने के लिए भी इस तरह की स्टेटमेंट से चीज़ें की जाती हैं। तो ये मेडिसिन माफिया भी इसके पीछे हो सकता है, या इसकी क्या वजूहात हैं, और सही मेडिसिन का इंतखाब कैसे करें, सही डॉक्टर को कैसे चुनें? देखिए, जो डायबिटीज़ का जो इलाज है, जो मेडिकेशंस यूज़ होती हैं, वो सारी FDA अप्रूव्ड है। आपको डायबिटीज़ है, आप जिम ज्वाइन कर लें, बिल्कुल ठीक है। तो आप एज के हिसाब से, या अगर आपकी जॉइंट्स खराब हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं जा सकती, खातून है, माहौल है जी, नहीं जा सकते ग्राउंड में, घर में बैठ के एक्सरसाइजेज हैं, योगा एक्सरसाइज हैं, वो प्रैक्टिस करें। तो एक फिजिकली एक्टिव लाइफ स्टाइल करें, और इन तीनों चीज़ों की कम्बिनेशन जो कि FDA अप्रूव्ड कॉम्बिनेशन है, यही पूरी दुनिया में डायबिटीज़ इसी तरीके से कंट्रोल की जाए। हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि वो इन तीनों चीज़ों की कम्बिनेशन से कोई एक चीज़ पकड़ लेगा अपने मुफाद के लिए, अपने मादी पैसे कमाने के लिए, कोई चीज़ पकड़ लेगा, यार मैं तो जनाब जिम का एक्सपर्ट हूँ, छोड़ो दवाइयों को, छोड़ो उसको बैलेंस डाइट को, और मैं तुम्हें 2-4 एक्सरसाइजेज ऐसे बताता हूँ, आओ मेरे जिम में आओ, ज्वाइन करो, और मैं तुम्हें एक्सरसाइजेज बताता हूँ, तुम्हारी शुगर ख़त्म हो जाए। ऐसी स्टेटमेंट्स, ठीक है। एक FDA अप्रूव्ड एक तरीक़ेकार है, उसको आप चेंज कर रहे हैं, और मासूम लोग जिनको बहुत सादा इंफॉर्मेशन नहीं है, उनकी सोच के साथ, उनकी सेहत के साथ खेल रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। कोई डाइट एक्सपर्ट है, डाइटिशियन, आप पता नहीं अब उसने डाइट पढ़ी हुई है, या वो न्यूट्रिशनिस्ट है, या किसी और फील्ड का अपने कारोबार के लिए वो डाइट को उसने पकड़ लिया कि जी मैं डाइटिशियन हूँ या हूँ, ठीक है। तो उसने फिर कहा कि जाओ ये मैं खाना बताता हूँ या बताती हूँ, बाकी चीज़ें छोड़ो, दवाइयों को भी छोड़ो, डॉक्टर को भी छोड़ो, और एक्सरसाइज को भी छोड़ो, और ये खाना ले लो जो मैं तुम्हें देती हूँ या देता हूँ, ये बनाओ, और इससे डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये तो जुल्म है। और डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे आपने अपनाना है, अनहेल्दी क्या क्या है। डॉक्टर साहब, काफ़ी आपका वक्त लिया। मैं चाहती हूँ आखिर में जो इस मर्ज़ से छुटकारा तो नहीं मिल सकता, लेकिन इस मर्ज़ से गुज़र रहे हैं, उनके लिए कोई चंद ऐसी टिप्स जिनसे उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए और वो इसको कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी बैलेंस्ड और अच्छी गुजार सकें। या देखिए, मैंने जैसे कि अभी आखिर में आपको बताया कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आप इस मर्ज से गुजर रहे हैं, ज़ाहिर है आप पूरी तरह से क्योर तो हो नहीं सकते, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप यकीन करें कि अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप किसी नॉर्मल बंदे से ज़्यादा अच्छी, खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी। फिर मैं वसीम अकरम साहब को याद करूंगी। मिसालें मेरे कई हज़ारों पेशेंट्स हैं जो कि बड़ी ऊंची पोस्ट पे हैं, CEOs हैं, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी में बड़ी अच्छी पोजीशन पे काम करें, अभी तक एज भी थोड़ी ज़्यादा रिटायरमेंट के करीब है। अच्छा। लेकिन डायबिटिक है, पिछले कई सालों से
थोड़ी बहुत दवाई, फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल ठीक। और बैलेंस डाइट के साथ उन्होंने इतनी प्रोडक्टिव उनकी लाइफ है कि जो उनके कोलीग है जो कि हेल्दी हैं, उनको डायबिटीज नहीं है, वो रश कर रहे होते हैं कि यार किस तरह इनकी तरह बन जाए। वाह, ठीक है? वाह, वाह। तो आप अगर डायबिटिक हैं तो इसमें घबराने वाली, परेशान होने वाली, टेंस होने वाली बात नहीं है कि ठीक है। आपको अल्लाह ताला ने बीमारी दे दी है तो आप बेड पे आ जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स अ लाइफस्टाइल। आप एक अच्छे डॉक्टर के मशवरे के साथ एक प्रॉपर दवाई लें, जैसे मैंने कहा फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल लें, बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें। कोई वजह नहीं है कि आप कई नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी ना गुजार सकें। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ट्रैक पे आना है। बेहतरीन। और आखिरी बात मैं उनके लिए कहूँगा कि ट्रैक पे आने के लिए आप हेड एक्सपर्ट है उससे ही मशवरा लें। बिल्कुल जैसे ठीक। आपका अगर मोबाइल खराब होता है तो हम मोबाइल की शॉप पे जाते हैं। ऐसा ही है। हम मोबाइल लेके किसी वर्कशॉप पे नहीं जाएंगे, गाड़ी वाली दुकान पे कि बिल्कुल मेरा ठीक। मोबाइल ठीक कर दो। भाई जो जिस फील्ड का माहिर है आप उसी के पास जाएंगे ना। तो आपको मशवरा यही है, अगर आप डायबिटिक हैं तो डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल जो ठीक है। इस फील्ड का एक्सपर्ट है उसके पास जाके इलाज करवाएं। इधर उधर की बातें में ना पड़े, ताकि आपकी शुगर भी कंट्रोल रहे, आप एक हेल्दी और खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।